अपोलो मून मिशन इंसानी इतिहास के वो पल जब इंसान ने धरती छोड़कर उस चांद पर कदम रख दी जिसे वो सदियों से देखता आया था और ललचाता आया था और अपने महबूब का चेहरा वो चांद में देखता रहा था। और इसी चांद के साउथ पोल पर जब इंडिया ने रोवर लैंड कराया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सर प्राउड से ऊंचा हो गया, क्योंकि लूनर साउथ पोल पर उतरने वाला इंडिया पहला और अकेला देश बन गया। लेकिन अब ये सवाल उठना वाजिब है कि अगर 2023 में चांद की सतह पर एक अनमैन्ड मिशन उतारना इतना बड़ा कारनामा है, तो आखिर अमेरिका ने अब से 54 साल पहले 1969 में इंसानों को भला चांद पर कैसे उतार दिया और कैसे उन्हें सेफली धरती पर वापस ले आया। आखिर वो क्या राज है कि अमेरिका 1969 से 1972 तक इंसानी मिशन लूनर सरफेस पर भेजता रहा, लेकिन 1972 से आज तक 51 साल तक वापस चांद पर नहीं गया, और अब क्यों उसे अपने आर्टेमिस मिशन के लिए इतने जोरों शोरों वाली तैयारी की जरूरत है। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हमारे चैनल थ्योर्स की सीरीज थ्यो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम या थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना इंटरेस्टिंग फैक्ट पोस्ट करते हैं। या अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अफवाहें अमेरिका के सो कॉल्ड मून मिशन से जुड़ी हुई हैं, उतनी शायद ही इंसानी इतिहास के किसी इवेंट से जुड़ी होंगी। और हो भी क्यों ना, आखिर महज 8 सालों की तैयारी में, और वो भी 60s की तकनीक के साथ, आखिर कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अमेरिका का मिशन सच में हुआ भी था या नहीं, और ऐसा सच में हुआ था तो इसके फायदे क्या थे। जानते हैं वो 10 फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप फैसला कर सकेंगे इन मिशन की सच्चाई आखिर क्या थी। दोस्तों, मून मिशन पर सबसे पहला एतराज ये किया जाता है कि इसे किसी स्टूडियो में फिल्माया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट अपने साथ हर मिशन में ढेरों मिट्टी और पत्थर के सैंपल लाए थे, जो आज भी नासा की लैब और म्यूजियम में सैंपल के तौर पर रखे हुए हैं। और साथ ही इनमें से कुछ सैंपल जांच के लिए या सबूत के तौर पर चाइना, जापान और रशिया को भी भेजे गए थे। और साथ ही चाइना और रशिया जैसे देशों का मून मिशन को आसानी से मान लेना भी इसके सच होने का एक सबूत है, वरना सोवियत तो मून मिशन को डिबंक करके बिना लड़े ही कोल्ड वॉर की स्पेस रेस जीत सकता था। और साथ ही एस्ट्रोनॉट के छोड़े हुए कई ऑब्जेक्ट और कुछ लेजर रिफ्लेक्टर आज भी चांद की सतह पर पड़े हुए हैं, जिन्हें किसी दूसरे मिशन या किसी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से आज भी देखा जा सकता है। दूसरा एतराज ये किया जाता है कि जो झंडा एस्ट्रोनॉट ने मून सरफेस पर गाड़ा था वो लहरा रहा था, जबकि चांद पर तो हवा नहीं है। तो इसका जवाब नासा ने ये दिया कि उस झंडे को चांद तक ले जाने के लिए एक ट्यूब में रखा गया था, और उसे जब बाहर निकाला गया तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो थोड़ी देर तक हिलता रहा, क्योंकि वहाँ हिलते हुए झंडे को रोकने के लिए भी तो हवा नहीं है। और साथ ही उसकी ऊपरी साइड पर भी एक रोड लगी हुई थी, इसलिए वो सीधा दिखाई दे रहा था। तीसरा एतराज ये किया जाता है कि जब चांद पर कोई पानी नहीं है तो वहाँ की धूल में एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशान कैसे पड़ गए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि मून सरफेस पर पानी के साथ हवा भी नहीं है, जिसकी वजह से इसे करोड़ों सालों से लगातार रेडिएशन और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहाँ की धूल बहुत ही बारीक हो चुकी है, जिससे वो बिना पानी के भी फुटप्रिंट होल्ड कर सकती है। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए आप ऐसी किसी जगह जाएं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या कच्ची मिट्टी पर हैवी ट्रैफिक चलता हो। चौथा एतराज मून लैंडिंग पर यह किया जाता है कि वहाँ सूरज की रोशनी ही ओनली लाइट सोर्स है, जिससे वहाँ सभी परछाई या शैडो एक दूसरे के पैरेलल बननी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ लाइट सोर्स भले ही एक है, लेकिन लूनर सरफेस बहुत अनइवन है, यानी ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव वाला है। इसलिए एक सीध में रखे ऑब्जेक्ट की शैडो भी आड़ी तिरछी दिखाई देती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मून मिशन पर पांचवा एतराज ये किया जाता है कि एस्ट्रोनॉट अगर वाकई में मून पर गए होते तो उन्हें धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलते ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का जानलेवा रेडिएशन कुक कर सकता था या सब्जी की तरह पका सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर दोस्तों, आपको बता दें कि सभी अपोलो मिशन और उनके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट कई रेडिएशन प्रूफ लेयर्स की प्रोटेक्शन में थे। और दूसरा, मिशन की स्पीड भी इतनी ज्यादा थी कि स्पेसक्राफ्ट ने पूरी रेडिएशन बेल्ट को महज 52 मिनट में पार कर दिया, जिससे उन्हें बहुत कम रेडिएशन झेलना पड़ा और वो सेफ रहे।
छठा एतराज ये किया जाता है कि मून मिशन के किसी भी फोटो या वीडियो में सितारे नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त के कैमरा आज के जैसे हाई रेजोल्यूशन वाले नहीं थे और उनमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए उसी के हिसाब से सेटिंग एडजस्ट की जाती थी। अब चूंकि उस वक्त कैमरा का मेन फोकस मिशन को शूट करना था, ना कि आसमान को शूट करना, इसीलिए उन्हें उसी तरह से सेट किया गया था जिससे उनमें सितारे नजर नहीं आ रहे। और साथ ही उन कैमरा की सेटिंग्स आज की तरह जल्दी चेंज नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि सेटिंग चेंज करके आसमान के फोटो लिए जाते, और ना ही कुछ ऐसा सोचा गया था कि उन्हें वापस आकर ऐसे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। इसलिए किसी भी फोटो या वीडियो में सितारे नजर नहीं आते। हालांकि इस पर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इन फोटो में लाइट इतनी परफेक्ट और स्टूडियो क्वालिटी की है कि वो नेचुरल माहौल की हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ सनलाइट बिना हवा, नमी, धूल या बादलों से डिस्ट्रैक्ट हुई सतह तक आती है। इसलिए सभी फोटो और वीडियो में लाइट एकदम परफेक्ट और ब्राइट है। सातवां एतराज ये किया जाता है कि आज भी कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, उन्हें मून पर अपने क्राफ्ट लैंड करवाने में पसीने आ जाते हैं। फिर अमेरिका ने अपोलो मिशन इतनी आसानी से भला कैसे लैंड करवा ली, वो भी इतनी लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर के साथ। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इंडिया और बाकी देशों के सभी मिशन अनमैन्ड मिशन हैं। उन्हें लैंड करवाने के लिए साइंटिस्ट सिर्फ कैमरा से रियल टाइम कंडीशन का आइडिया नहीं ले सकते, और इस कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए उन्हें सिर्फ लैंडर से मिले सेंसर डाटा पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसमें गलती भी हो सकती है, जिससे बचने के लिए सब कुछ पहले से प्री प्लान रखना पड़ता है। लेकिन अपोलो मिशन के अंदर एस्ट्रोनॉट खुद बैठकर ऑपरेट कर रहे थे, और वो सभी एक्सपीरियंस्ड फाइटर पायलट थे जो अपने चारों तरफ आंखों से देखकर सेफ लैंडिंग कर सकते थे, जैसे कि एक एरोप्लेन की लैंडिंग करते हैं। आठवां एतराज ये किया जाता है कि मून मिशन अमेरिका का कोल्ड वॉर में आगे बढ़ने का एक प्रोपेगेंडा था। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अमेरिका अगर ऐसा कोई ड्रामा करता तो सोवियत के लिए बड़ा आसान था कि वो अपने जासूसों की मदद से अमेरिका का भंडा फोड़ कर देता और बिना किसी मेहनत के कोल्ड वॉर में आगे बढ़ जाता। और दूसरा पहलू ये भी है कि मून मिशन को कामयाब बनाने में 8 साल और लगभग 4,10,000 लोग लगे थे। जाहिर है कि कोई भी सरकार इतने बड़े मिशन को सीक्रेट तो रख नहीं सकती, और सोवियत को पूरा भंडा फोड़ करने के लिए इन 4 लाख लोगों में से कोई एक गद्दार चाहिए था जो सच्चाई सबके सामने बता देता, जो कोई उतना मुश्किल काम भी नहीं था। और वैसे भी इस लेवल का ड्रामा अमेरिका को इतना महंगा पड़ता कि रियल में मून मिशन करना शायद इतने बड़े सीक्रेट ड्रामे से कहीं ज्यादा आसान बात होती। नौवां एतराज ये उठाया जाता है कि उस वक्त की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स मिशन किया जा सके। तो जहां तक टेक्निकल एडवांसमेंट का सवाल है, तो आपको बता दें कि अपोलो मिशन में कुल $355 मिलियन खर्च हुए थे, जो उस वक्त के कुल अमेरिकी फेडरल बजट का लगभग 5% थे। और आप जानते हैं कि बजट ही तो सबसे बड़ा टेक्निकल एडवांटेज होता है। यही तो वो तकनीक थी जिसके दम पर रोमन ऐसे महल बना गए जो आज 2000 साल बाद भी खड़े हैं, और आज के मकान 50 साल भी नहीं टिकते। फर्क बस इतना सा है कि रोमन इंजीनियर्स को खर्च के लिए खजाना मिलता था, और आज के इंजीनियर को ठेकेदार से सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती। ये सब बजट का खेल ही तो है, वरना रोमन इंजीनियर कोई आज के इंजीनियर से ज्यादा माहिर थोड़ी थे। आज भी वही नासा है जो मून मिशन के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे कुल अमेरिकी बजट का 5% के बजाय महज 0.48% ही मिलता है, जिसमें उसे डीप स्पेस नेटवर्क से लेकर मंगल मिशन तक सब करने होते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि स्पेस रेस और कोल्ड वॉर जीतने के लिए या दुनिया में अपनी हैकड़ी दिखाने के लिए अमेरिका ने झोपड़ी बेचकर नया कुर्ता पहना था, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इन मिशन की वैल्यू नियर जीरो थी, और इसे महज दुनिया में अपनी धमक बनाने के लिए अंजाम दिया गया था। 10वां और आखिरी ऐतराज इन मिशन पर लोग ये करते हैं कि इंसान जब आधी सदी पहले मून पर लैंड कर चुका है, तो उसके बाद इतने सालों तक वापस कोई मिशन क्यों नहीं किया गया और वहाँ बेस क्यों नहीं बनाए। दोस्तों, जैसा हमने ऊपर बताया कि सभी अपोलो मिशन की साइंटिफिक वैल्यू नियर जीरो थी। इन सभी मिशन में जितनी रिसर्च अमेरिका ने की, उससे कहीं ज्यादा रिसर्च इंडिया अपने अनमैन्ड मिशन से कर लेगा, वो भी ना के बराबर खर्च में। अपोलो मिशन तो सिर्फ दुनिया में अमेरिका की धाक बिठाने के लिए किए गए थे, वो काम हो गया और मिशन बंद। और रही बात बेस बनाने की, तो आप ऐसा समझें कि 25 लाख लगाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक बात है, और वहाँ घर बनाकर रहना दूसरी बात। आप पहाड़ चढ़े, आपका नाम हुआ, आपको मेडल मिला, बात खत्म। लेकिन वहाँ रहने के लिए आपको लगातार सप्लाई, बिजली, पानी, शेल्टर सब चाहिए, जिसका अरेंजमेंट कोई आसान काम नहीं है। बस ठीक वैसा ही मून मिशन के साथ हुआ। आना और जाना तो हो गया, लेकिन रहने के लिए नेक्स्ट लेवल रिसर्च, एक परमानेंट बेस, खाना, पानी, ऑक्सीजन, बिजली सब चाहिए, वो भी एक बड़े एरिया में, जो अभी तो पॉसिबल नहीं
हैं और इसी वजह से नासा को अपने नए मून मिशन में यानी आर्टेमिस के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो उसे बजट पहले के मुकाबले बहुत कम मिल रहा है, दूसरा उसी बजट में उसे कुछ घंटों नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाले इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे और चांद पर ही खेती, पानी, बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने दिनों के लिए सब कुछ तो ले नहीं जाया जा सकता। और दोस्तों, इंडियन मून मिशन के बाद हो सकता है कि शायद ये सब अमेरिका से पहले इंडिया हासिल कर ले, क्योंकि इसरो की रिसर्च अमेरिका से कहीं ज्यादा सटीक जगह यानी लूनर साउथ पोल पर है। और वैसे भी इसरो का मिशन कोई वहां जाकर रैंप वॉक करके वापस आने का थोड़ी है। प्रज्ञान रोवर तो वहां 15 दिन तक रुककर ग्राउंड रिसर्च करने वाला है और 2 घंटे वर्सेस लगातार 375 घंटे की रिसर्च का फर्क आप शायद मुझसे बेहतर खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, इन सब फैक्ट्स को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ने वाकई में मून मिशन को अंजाम दिया था, या आप आज भी यही मानते हैं कि ये सब एक प्रोपेगेंडा था? अपनी राय में कमेंट में बताएं और अगर हमसे कोई फैक्ट छूट गया हो तो भी बताना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।